नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं अमृता प्रीतम के बारे में। हाँ, अमृता प्रीतम एक ऐसा नाम जो सिर्फ पंजाब या हिंदी साहित्य तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल, एक लेखिका, कवयित्री, उपन्यासकार जिनकी आवाज 20वीं सदी के उथल-पुथल भरे दौर में बहुत मायने रखती थी। सही कहा, खासकर दक्षिण एशिया में। वो दौर ही ऐसा था। और उस वक्त में उनकी कलम ने मतलब महिलाओं की इच्छाओं को, विभाजन के दर्द को, प्यार की उलझनों को आवाज दी। वो आवाज सरहदों के पार भी गूंजी। तो चलिए, आज उनकी जिंदगी और उनके काम की गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उन्हें। बिल्कुल, देखते हैं कि उनकी लेखनी में क्या खास था, क्यों वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके जन्म और बचपन से। उनका जन्म तो गुजरावाला में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है ना? हाँ, बिल्कुल। 31 अगस्त 1919 को एक सिख परिवार में। उनका नाम था अमृत कौर। अमृत कौर। अच्छा, जी। और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अकेली थी। हाँ, पिता करतार सिंह हितकारी, वो खुद भी अदबी दुनिया से जुड़े थे, कवि थे, विद्वान थे हाँ, सुना है उनके बारे में। और एक साहित्यिक पत्रिका भी निकालते थे, उसके संपादक थे। साथ ही सिख धर्म के प्रचारक भी थे। माँ राज बीवी, वो स्कूल टीचर थी। लेकिन कहते हैं माँ का साथ ज्यादा लंबा नहीं मिल पाया उन्हें। ये शायद उनकी जिंदगी का एक बड़ा सदमा रहा। जी, बहुत बड़ा सदमा। जब अमृता सिर्फ 11 साल की थी, उनकी माँ का देहांत हो गया। महज 11 साल की उम्र में। हाँ, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा आघात था। इसकी छाप आप कह सकती हैं उनके लेखन में भी बाद में दिखाई देती है। हम्म। माँ के जाने के बाद फिर वो और उनके पिता लाहौर आ गए और 1947 तक वहीं रहे। तो जाहिर है पिता का असर तो बहुत गहरा पड़ा होगा उन पर, खासकर माँ की कमी के बाद। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। पिता ने उन्हें साहित्य की दुनिया से मतलब रूबरू कराया। अच्छा। हाँ, उन्होंने नन्ही अमृता को पंजाबी के जो क्लासिकल कवि थे उनसे मिलवाया, खासकर वारिस शाह से। वारिस शाह, हाँ, हीर रांझा वाले, वही। जिनकी हीर रांझा अमृता के लिए तो जैसे जिंदगी भर प्रेरणा का स्रोत बनी रही। और शायद उसी अकेलेपन में लिखना ही उनका एक सहारा बन गया। और ये ताज्जुब की बात है कि सिर्फ 16 साल की उम्र में उनकी पहली किताब भी आ गई थी, अमृत लहरें। हाँ, 1936 में। और देखिए, उसी साल उनकी शादी भी हुई प्रीतम सिंह से। अच्छा, उसी साल? जी, जिनसे उनकी सगाई बचपन में ही तय हो गई थी। और यहीं से उनका नाम अमृत कौर से अमृता प्रीतम हुआ। तो ये एक तरह की अरेंज मैरिज थी, पारंपरिक? हाँ, बिल्कुल पारंपरिक शादी थी। और उनके अपने शब्दों में कहें तो ये शादी बहुत खुशगवार नहीं रही उनके लिए। इस शादी से उनके 2 बच्चे भी हुए, एक बेटा और एक बेटी। उनकी शुरुआती कविताओं के विषय कैसे थे? क्या उनमें वो बेबाकी, वो स्पार्क था जो बाद में उनकी पहचान बना? देखिए, शुरुआत में विषय ज्यादातर पारंपरिक ही थे, जैसे भक्ति पर लिखना या प्रकृति पर। अच्छा, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं उनकी उस निडर आवाज की आहट सुनाई देती थी। मतलब इच्छाओं का जिक्र दबे छुपे अंदाज में, या सामाजिक रस्मों पर सवाल, वो झलक दिखती थी। हाँ, वो बीज मौजूद था। बिल्कुल। 1936 से 1943 के बीच उनके कई कविता संग्रह प्रकाशित हुए। फिर उनके लेखन में एक बड़ा बदलाव आया। वो प्रगतिशील लेखक आंदोलन से जुड़ गईं। ये उनके पहले के रोमांटिक दौर से काफी अलग था। हाँ, ये एक बहुत अहम मोड़ था, एक बड़ा बदलाव। उन्होंने वो रोमानी कविताओं से हटकर जो समाज की सच्चाई थी उस पर लिखना शुरू किया। जैसे उनकी 1944 की एक किताब थी, लोकपीड़, मतलब जनता की पीड़ा। उसमें 1943 के बंगाल अकाल के बाद जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, उसकी सीधी आलोचना थी। हाँ। युद्ध का असर, महंगाई, गरीबी, उस पर एक तीखा कटाक्ष था। तो वो सिर्फ लिख ही नहीं रही थी, सामाजिक कामों में भी सक्रिय थी। जी हाँ, आजादी के बाद दिल्ली में पहली जनता लाइब्रेरी खोलने में उन्होंने मदद की थी। अरे वाह! अच्छा, रेडियो में भी? जी। और फिर आया 1947 का बंटवारा। इसे अक्सर उनकी जिंदगी और उनके लेखन का सबसे निर्णायक मोड़ कहा जाता है। ऐसा लगता है जैसे इस त्रासदी ने उन्हें मतलब एक नई शक्ल दे दी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। पंजाब का वो भयानक बंटवारा, वो हिंसा, वो कत्लेआम और खासकर महिलाओं पर जो अत्याचार हुए, हाँ। उसको उन्होंने बहुत करीब से महसूस किया। बहुत दर्दनाक था वो सब। वो खुद 28 साल की उम्र में एक शरणार्थी बनकर लाहौर छोड़कर दिल्ली आई थीं। उस हिंसा और वहशत को अपनी आंखों से देखा उन्होंने। जी। और कहते हैं इसी दौरान उन्होंने अपनी वो सबसे मशहूर नज्म लिखी, अज आँखां वारिस शानू,
इसकी कहानी भी बहुत मार्मिक है। हाँ बिल्कुल, ये नज्म उन्होंने तब लिखी जब वो गर्भवती थीं और देहरादून से दिल्ली ट्रेन से सफ़र कर रही थीं। ट्रेन में। हाँ, कहते हैं रास्ते में जो कुछ देखा, जो महसूस किया, उस दर्द और गुस्से को उन्होंने कागज़ के एक टुकड़े पर उतार दिया। और ये नज्म, ये बंटवारे की भयावहता का, उसके दर्द का शायद सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन गई। इसमें उन्होंने सूफी कवि वारिस शाह से, जिनके साथ वो अपना जन्मस्थान भी साझा करती थी, गुहार लगाई थी कि वो अपनी कब्र से उठें और देखें कि पंजाब की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। क्या दर्दनाक पुकार रही होगी वो। बिल्कुल, और इस एक नज्म ने उन्हें सिर्फ निजी भावनाओं की कवियत्री के दायरे से निकालकर एक पूरी पीढ़ी की एक सामूहिक पीड़ा और ऐतिहासिक त्रासदी की आवाज बना दिया। बंटवारे के बाद दिल्ली आकर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया फिर। जी, 1961 तक वो पंजाबी सर्विस से जुड़ी रही वहां। फिर 1960 में उनका तलाक हो गया प्रीतम सिंह से। हाँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनके लेखन में जो नारीवादी चेतना थी वो और मुखर होती गई। उनके अपने वैवाहिक जीवन के जो कड़वे अनुभव थे वो शायद उनकी कविताओं और कहानियों में ज्यादा खुलकर सामने आने लगे। उनका काम तो बहुत विशाल है। 100 से ज्यादा किताबें, कविताएं, उपन्यास, जीवनियां, निबंध, यहाँ तक कि पंजाबी लोकगीतों का संकलन भी उन्होंने किया। हाँ, ये रेंज बहुत बड़ी है उनके काम की। और ये सिर्फ पंजाबी तक सीमित नहीं रहा, उनका काम कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवादित भी हुआ। उनकी शायरी पर थोड़ी और बात करें अगर, सुने हुड़े और कागज ते कैनवस, ये 2 संग्रह बहुत अहम माने जाते हैं। बिल्कुल, सुने हुड़े यानी संदेशे, ये 1955 में आई थी। ये एक लंबी कविता थी और इसी के लिए उन्हें 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अच्छा, सुने हुड़े के लिए। जी, और ये जानना दिलचस्प है कि वो पंजाबी में ये सम्मान पाने वाली पहली महिला थी। पहली महिला? हाँ, इस रचना में आप देखेंगी कि महिला यौनिकता और इच्छाओं पर वो ज्यादा आत्मविश्वास से लिख रही हैं। फिर आई कागज ते कैनवस 1981 में, जिसके लिए उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। ज्ञानपीठ। जी, और इस संग्रह में तो जिस्मानी इच्छा, अकेलापन, महिला शरीर, इन सब पर इतनी बेबाकी से बात की गई थी जो उस समय पंजाबी साहित्य में मतलब अभूतपूर्व था, किसी ने सोचा भी नहीं था। उनकी कविता का अंदाज कैसा था? मतलब क्या चीज उसे इतना खास बनाती थी? देखिए, उनकी कविता की सबसे बड़ी खासियत शायद उसकी सीधी सरल भाषा थी। आम बोलचाल वाली। हाँ, बिल्कुल आम बोलचाल जैसी पंजाबी, कोई बनावटी पर नहीं, सजी धजी भाषा से दूर। और वो हमेशा महिलाओं के नजरिए से लिखती थी। स्त्री का अनुभव, उसका दर्द, उसकी खुशी, उसकी इच्छा, ये उनके काम का केंद्र बिंदु था। और उन्होंने जिस्मानी और रूहानी प्यार के बीच जो एक पारंपरिक दीवार खड़ी कर दी जाती है, उसको मानने से इनकार कर दिया। और एक और बात, उनके लेखन में हमेशा एक ऐतिहासिक चेतना मौजूद रहती थी, चाहे वो बंटवारा हो या इमरजेंसी का दौर हो। ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, शायरी के अलावा उनके उपन्यास भी बहुत प्रभावशाली रहे हैं। पिंजर का जिक्र तो हमेशा होता है। हाँ, पिंजर द स्केलेटन नाम से भी अनुवाद हुआ, 1950 में आया था। ये शायद उनका सबसे चर्चित उपन्यास है। ये बंटवारे के दंगों की कहानी है, औरतों के अपहरण, धर्म परिवर्तन, उसकी कहानी। इसकी मुख्य पात्र है पूरो, एक अपहरित हिंदू लड़की। हाँ, पूरो, जो आखिर में अपनी किस्मत से एक तरह का समझौता करती है और दूसरी जो अपहरित औरतें हैं उनकी मदद में जुट जाती है। ये बहुत मार्मिक कहानी है। बहुत। ये बंटवारे में औरतों की क्या हालत हुई, उस पर लिखे गए शुरुआती उपन्यासों में से एक है। और ये मुश्किल हालात में स्त्री की अपनी इच्छा शक्ति, उसकी स्वतंत्रता, उसकी एजेंसी की तलाश करता है। कोई आसान समाधान नहीं देता ये उपन्यास। हाँ, इसीलिए शायद इतना असरदार है। इस पर 2003 में चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने फिल्म भी बनाई थी, बहुत सराही गई थी वो। जी हाँ, बहुत ही संवेदनशील फिल्म थी वो, अपने मानवीय पक्ष के लिए जानी जाती है। और कौन से उपन्यास हैं उनके जो खास तौर पर याद किए जाते हैं? लिस्ट तो काफी लंबी होगी। हाँ, लिस्ट तो लंबी है, लेकिन कुछ खास जिनका जिक्र जरूरी है, जैसे डॉक्टर देव हैं, कोरे कागज, 49 दिन हैं, धरती सागर ते सीपियां। एक उपन्यास है यात्री, कहते हैं ये कुछ हद तक आत्मकथात्मक है, इमरोज के साथ उनके रिश्ते पर आधारित लगता है। अच्छा। उनकी कहानियों में स्टेंच ऑफ केरोसिन जैसी कहानियां भी काफी चर्चित रहीं। और उनकी आत्मकथाएं, खासकर रसीदी टिकट। हाँ, रसीदी टिकट, रेवेन्यू स्टैम्प, 1976 में आई थी। उसने तो बहुत हलचल मचाई थी, बेस्ट सेलर रही वो किताब। क्यों? ऐसा क्या था उसमें? उसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में, अपने प्रेम संबंधों के बारे में, खासकर साहिर लुधियानवी के लिए जो उनके जज्बात थे, और अपने साहित्यिक सफर के बारे में बहुत ईमानदारी से, बहुत खुलकर लिखा था। वो ईमानदारी ही शायद लोगों को छू गई। बिल्कुल। उन्होंने नागमणि नाम की एक पत्रिका भी निकाली थी अमरोज के साथ मिलकर। हाँ,
नागमणि। जी, 33 सालों तक उन्होंने पंजाबी के साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन किया। और ये भी अहम है कि बंटवारे के बाद उन्होंने हिंदी में भी काफी लिखा, जिससे उनका काम और ज्यादा लोगों तक पहुंचा। बाद के सालों में उनका झुकाव कुछ आध्यात्मिकता की ओर भी हुआ था, ओशो की तरफ। हाँ, जीवन के बाद के पड़ाव में उनका रुझान ओशो की तरफ हुआ था। उन्होंने ओशो की कई किताबों की भूमिका भी लिखी, जैसे एक ओंकार सतनाम, और आध्यात्मिक विषयों पर, सपनों पर, इन सब पर भी उन्होंने लिखा। काल चेतना, अज्ञात का निमंत्रण जैसी किताबें। उनके निजी जीवन पर आते हैं, खासकर उनके रिश्ते। साहिर लुधियानवी और इमरोज, इन पर काफी बात होती है। हाँ, होती है। प्रीतम सिंह से उनकी शादी, जैसा हमने कहा, 1935 में हुई और 1960 में तलाक हो गया। शायर साहिर लुधियानवी के लिए उनके मन में गहरा लगाव था, हालांकि वो शायद एक तरफा ही ज्यादा रहा। इसका जिक्र उन्होंने रसीदी टिकट में बहुत ईमानदारी से किया है। हाँ। कहते हैं जब साहिर की जिंदगी में गायिका सुधा मल्होत्रा आई, तब अमृता को कलाकार और लेखक इमरोज का साथ मिला। इंद्रजीत सिंह उनका असली नाम था। इमरोज के साथ उनका रिश्ता तो मतलब भारतीय साहित्य जगत में एक मिसाल माना जाता है। लगभग 40 साल का साथ, और वो भी बिना शादी के। बिल्कुल। ये अपने आप में एक कहानी है। वो 1950 के दशक के आखिर में मिले थे और अमृता के निधन तक लगभग 40 साल वो साथ रहे, बिना शादी के बंधन में बंधे। उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी, खासकर एक महिला के लिए। बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। और इमरोज सिर्फ उनके साथी नहीं थे, वो उनके कलात्मक सहयोगी भी थे। पार्टनर इन क्राइम कह सकते हैं कला के मामले में। अच्छा, कैसे? उन्होंने अमृता की कई किताबों के कवर डिजाइन किए, उन पर पेंटिंग्स बनाई। उनका रिश्ता बराबरी पर आधारित था, आपसी सम्मान था और एक साझा कलात्मक नजरिया था। ये रिश्ता जो पारंपरिक भारतीय पारिवारिक ढांचा है या जो लैंगिक भूमिकाएं तय कर दी जाती हैं, उनके लिए एक जीती जागती चुनौती जैसा था। सही कहा। अच्छा, अब अमृता प्रीतम को अक्सर भारतीय नारीवाद का एक अहम चेहरा माना जाता है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये बात उठती है। हालांकि उन्होंने खुद को शायद कभी सीधे तौर पर नारीवादी या फेमिनिस्ट लेबल नहीं किया, पर उनका पूरा काम शुरू से आखिर तक हमेशा महिला अनुभव, उसकी इच्छाएं, उसकी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमता है। ये तो है। उनके जो महिला पात्र हैं वो जटिल हैं, उनमें इच्छाएं भी हैं, हताशाएं भी हैं। वो सिर्फ माँ या देवी जैसी जो बनी बनाई छवियां हैं उनमें कैद नहीं हैं। सही। और वो मर्दों और औरतों के बीच बराबरी के रिश्तों की संभावना भी तलाशती थी अपने लेखन में। उनका नारीवाद, मैं कहूँगा कि एक तरह से मानवतावादी था, जो इंसान के दर्द और उसकी मुक्ति की बात करता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। और बंटवारे पर उनके काम का क्या महत्व है? आपने पिंजर का जिक्र किया, अजा आखा वारिस शाहनों का जिक्र किया। बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा। उन्होंने बंटवारे को सिर्फ राजनीतिक घटना या मर्दों की लड़ाई के तौर पर नहीं देखा। उन्होंने उसे आम लोगों, खासकर उन औरतों के नजरिए से दिखाया जिनकी जिंदगियां इस बंटवारे ने बिखेर दी, तबाह कर दी। सही। उनका लेखन कोई आसान जवाब या समाधान नहीं देता। जैसे पिंजर में पूरो अपने पुराने परिवार में वापस नहीं लौटती। हाँ। वो नई परिस्थितियों में अपनी जगह बनाती है, अपनी पहचान गढ़ती है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली बात है। उन्होंने बंटवारे की हिंसा, खासकर औरतों के खिलाफ जो यौन हिंसा हुई, उसको आवाज दी, जिसे अक्सर सरकारी कहानियों में या मर्दों द्वारा लिखी गई कहानियों में दबा दिया जाता है। हाँ, उस चुप्पी को तोड़ा उन्होंने। बिल्कुल। इस तरह उन्होंने बंटवारे की एक वैकल्पिक स्मृति, एक काउंटर मेमोरी बनाने में मदद की। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो भारत में जितनी लोकप्रिय थीं, उतनी ही पाकिस्तान में भी रहीं। दोनों जगह उन्हें इज्जत मिली। ये वाकई कमाल की बात है। बंटवारे के दर्द को बयान करने वाली आवाज दोनों तरफ सुनी गई। जी। उनका ज्यादातर काम पंजाबी में है, ये भी एक खास बात है। जी हाँ, पंजाबी में लिखना उनके लिए सिर्फ एक भाषा का चुनाव नहीं था, वो उनकी जड़ों से जुड़ाव था, अपनी मिट्टी से, अपनी सूफी और लोक परंपराओं से जुड़ाव। और एक तरह से ये उस दौर में हिंदी और अंग्रेजी के प्रभुत्व को चुनौती भी थी। हाँ, अपनी भाषा में लिखना। बिल्कुल। हालांकि जैसा हमने पहले भी कहा, उन्होंने हिंदी में भी लिखा और उनके काम का अनुवाद भी हुआ, जिससे वो एक व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंच पाई। उनके लेखन में आध्यात्मिकता और जिस्मानी प्यार का जो एक मेल दिखता है, वो भी काफी अनूठा लगता है। हाँ, ये उनकी खासियत थी। और ये पंजाबी सूफी परंपरा से काफी मिलता जुलता है, जहाँ जिस्मानी और रूहानी इश्क में कोई दीवार नहीं होती। अच्छा। वो बड़ी सहजता से लिखती थी, जिस्मानी इच्छाओं से लेकर रूहानी तलाश तक। और इसी ने शायद उन्हें वो ताकत दी कि वो पारंपरिक दायरों में रहते हुए भी उनकी सीमाओं को लांघ सकें। इतना बड़ा काम, इतनी शोहरत, इतनी बेबाकी, उन्हें सम्मान भी यकीनन बहुत मिले होंगे। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, पद्मश्री, पद्म विभूषण,
लिस्ट तो लंबी है। जी हाँ, फहरिस्त वाकई लंबी है। कुछ प्रमुख अगर गिने तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1956 में मिला सुनेहुड़े के लिए, और जैसा बताया वो पहली पंजाबी महिला थी ये पाने वाली। फिर पद्मश्री मिला 1969 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में कागज थे कैनवस के लिए, ज्ञानपीठ। पद्म विभूषण मिला 2004 में, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। साहित्य अकादमी फेलोशिप भी मिली 2004 में ही। वाह। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें सराहा गया। बुल्गारिया से, फ्रांस से सम्मान मिले, कई विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट मिली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जबलपुर, विश्व भारती, और वो राज्यसभा के लिए भी मनोनीत हुई 1986 से 92 तक। और पाकिस्तान से भी सम्मान मिला था, आप कह रहे थे? जी हाँ, ये बहुत खास बात है। पाकिस्तान की पंजाबी अकेडमी ने जब उन्हें पुरस्कार दिया तो उन्होंने कहा था, बड़े दिनों बाद मेरे मायके को मेरी याद आई। हाँ, क्या बात है। हाँ, कहते हैं पाकिस्तानी पंजाबी शायरों में उन्हें वारिस शाह, बुल्ले शाह और सुल्तान बाहू की मज़ारों से चादर भी भेजी थी। ये तो बहुत बड़ा सम्मान है, दिलों को जोड़ने वाली बात। बिल्कुल। लेकिन इतनी शोहरत और सम्मान के साथ जाहिर है उनके लेखन और जीवन को लेकर विवाद भी तो हुए होंगे। उनकी बेबाकी, उनके रिश्ते, ये सबको रास नहीं आया होगा। हाँ बिल्कुल, काफी विवाद हुए। उनके महिला इच्छाओं पर खुलकर लिखने पर, इमरोज के साथ बिना शादी के रहने पर जो रूढ़िवादी तबके थे, उन्होंने उनकी कड़ी आलोचना की। अच्छा, किस तरह की आलोचना? उन पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे, भारतीय नारित्व को बदनाम करने के इल्जाम लगे, यहाँ तक कि कुछ सिख संगठनों ने भी उनकी धर्मनिरपेक्ष सोच पर सवाल उठाए। सिख परंपराओं के प्रति कथित अनादर के लिए उनकी आलोचना की। दूसरी तरफ जो प्रगतिशील सोच वाले लोग थे, उन्होंने जरूर उन्हें सराहा होगा। बिल्कुल, प्रगतिशीलों ने, नारीवादियों ने, साहित्य में आधुनिकता लाने वालों ने उन्हें ईमानदारी और साहस की एक बुलंद आवाज माना। और सच कहूं तो इन विवादों ने असल में उनकी लोकप्रियता और उनके प्रभाव को कम नहीं किया, बल्कि बढ़ाया ही। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। उनकी बेबाकी ने उन्हें कई पाठकों, खासकर महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत, एक नायिका बना दिया। अपने आखिरी सालों में तो वो एक तरह से पंजाबी साहित्य की ग्रैंड डैम बन गई थी, एक जीती जागती सांस्कृतिक प्रतीक। हाँ बिल्कुल, और उन्होंने अपने निधन से कुछ समय पहले तक लिखना जारी रखा था। 31 अक्टूबर 2005 को 86 साल की उम्र में दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनकी विरासत क्या है? आज के दौर में वो क्यों प्रासंगिक है? इतने सालों बाद भी उन्हें क्यों पढ़ा जाना चाहिए, क्यों याद किया जाना चाहिए? उनकी विरासत बहुत गहरी है और कई स्तरों पर है। पहली बात तो यह कि उन्होंने राष्ट्रीय सीमाओं को पार किया। भारत और पाकिस्तान दोनों जगह उन्हें सम्मान मिला। ये बंटवारे के जख्मों के बीच एक पुल की तरह हैं। हाँ, ये बहुत अहम है। दूसरा, उन्होंने पंजाबी और भारतीय साहित्य को बदला, उसे नए विषय दिए, नई भाषा दी, नई संवेदना दी। तीसरा और शायद सबसे अहम, उन्होंने महिला लेखकों की आने वाली पीढ़ियों को हौसला दिया कि वो अपनी आवाज में अपने अनुभवों को बिना डरे लिख सकती हैं। उन्होंने ये भी दिखाया कि क्षेत्रीय भाषा का साहित्य भी सार्वभौम मानवीय अनुभवों को उठा सकता है। उनका जीवन और लेखन वो व्यक्तिगत विद्रोह और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गहरे जुड़ाव का एक अनूठा संगम था। ये संतुलन बहुत खास है। और शायद उनकी सबसे बड़ी देन उनकी वो ईमानदारी थी, अपनी इच्छाओं को स्वीकार करने की ईमानदारी, अपने दर्द को बयान करने की ईमानदारी, और समाज जो आसान भ्रम देता है उन्हें नकारने की हिम्मत। उनके जाने के बाद भी उन्हें अलग अलग तरीकों से याद किया जाता रहा है। गुलजार साहब का एक एल्बम आया था शायद। जी हाँ, 2007 में गुलजार साहब ने अमृता रिसाइटेड बाय गुलजार नाम से एक एल्बम निकाला था। 2019 में उनके 100वें जन्मदिन पर गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। MS सत्यू ने एक थी अमृता नाम से नाटक भी किया। उनके जीवन पर फिल्म बनने की भी खबरें आती रहती हैं, तो उनका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। अमृता प्रीतम की जिंदगी और उनका लेखन वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, जिस तरह उन्होंने अपने निजी विद्रोह और अपनी सांस्कृतिक पहचान के बीच एक संतुलन साधा, क्या वो संतुलन आज के इस बिखरे हुए ध्रुवीकृत समय में हमें कोई रास्ता दिखा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। या फिर ये सोचें कि जिस बेबाकी और मानवीय संवेदना से उन्होंने बंटवारे जैसे सामूहिक दर्द को, सामूहिक त्रासदी को कागज पर उतारा, क्या उस नजरिए से हम आज के दौर के जो संघर्ष हैं, जो विभाजन हैं, उन्हें बेहतर समझ सकते हैं? शायद हाँ। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर अमृता प्रीतम का काम हमें सोचने के लिए उकसाता है, सोचने पर मजबूर करता है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel
व्यक्तित्व द एपिक टेल्स। धन्यवाद।